अगर आप वेब डेवलपमेंट और कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर सीखना चाहते हो या फिर उसे प्रोफेशनली करना चाहते हो और उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, बढ़िया सा लैपटॉप जिसमें आप कम से कम अपनी कोडिंग की जर्नी वगैरह को शुरू करके ना प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सको, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 10 लैपटॉप्स बताऊंगा जो वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग के लिए काफ़ी सही रहेंगे। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आपको सारे लैपटॉप की लिस्ट बताऊं, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और आपको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप अगर कोई भी कोडिंग के लिए ऐसे ही कोई लैपटॉप खरीद लोगे तो कल को अगर आपकी एडवांस कोडिंग हो गई ना तो फिर क्या होगा। जैसा कि मैं बहुत सारे और भी वीडियोस देखता हूँ ना, कहीं कहीं पर मुझे पता चलता है कि i3 11 जनरेशन के साथ में भी आप कोडिंग कर ही सकते हो, कुछ भी लैपटॉप खरीद लो चलेगा, किसी में भी कोडिंग हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल हो जाता है। आप इवन फ़ोन में भी आजकल एडिटिंग कर सकते हो। बच्चों वाली कोडिंग है ना, वो आप कर सकते हो डेफिनेटली। कोई भी लैपटॉप खरीद लो 20,000 15,000 में, उसमें भी कोडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कोडिंग का एडवांस बनाने हैं, आपको करियर बनाना है, अच्छा खासा प्रोफेशनल लेवल तक अपनी कोडिंग स्किल्स को ले जाना है, तो ये वीडियो देखो। और इसमें मैं जो लैपटॉप बता रहा हूँ उनका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल में एक गाइड प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आप एज अ बिगिनर शुरू कर रहे हो तो कितने एडवांस लेवल तक जाना है आपको कोडिंग में और क्या करना है। एक और बात जो मैं आपको हाईलाइट करके बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है या आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, HTML CSS हो गया, हल्का फुल्का जावास्क्रिप्ट से मेरा क्या मतलब है कि आपको जस्ट इनिशियल स्टेज में जानना है कि ऑन क्लिक बटन कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे 2-4 कंडीशन कैसे लगाते हैं। अगर आपको रिएक्ट डेवलपमेंट करना है जावास्क्रिप्ट में ही, उस लेवल तक जाना है और आपको एक एनालिटिक्स रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करनी है इन फ्यूचर, अगर आप अपनी कोडिंग को और भी एडवांस बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको एक अच्छे खासे प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। उसका भी एक मैं रीज़न वगैरह आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में, जैसे जैसे मैं लैपटॉप्स दिखाऊंगा। अब और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकेस अगर आपको पाइथन स्क्रिप्ट्स वगैरह करना है, मशीन लर्निंग करनी है, तो आपको शुरू ही कम से कम i7 प्रोसेसर के साथ में करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप आज i3 i5 कुछ भी खरीद लोगे, आज तो आप 6 महीने तक बेसिक्स सीख रहे हो, 6 महीने बाद क्या उसे एडवांस लेवल तक नहीं ले जाओगे, आप डेफिनेटली ले जाओगे ना कुछ तो नया करोगे, तभी आपको कोडिंग में थोड़ा करियर ऑप्शंस भी आपके लिए खुलेंगे। तो इसलिए कम से कम अगर आप इनिशियली एक लैपटॉप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बेटर चीज़ें खरीदो, ताकि आपको बाद में अपग्रेड करने में चीज़ें फ़ायदा हो जाए। एक आर्गुमेंट और हो सकता है आपका कि जैसे कि मुझे अभी ना कोई जॉब मिल जाएगी, मुझे वहाँ लैपटॉप तो ऑफिस से ही मिल जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँ। ये अगर आपके साथ केस है, अगर आपको ऐसे फ्रीलांसिंग कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ अगर जॉब वगैरह करनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो i5 वगैरह तक आप खरीद लो। एटलीस्ट बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आप सीख पाओगे। फिर प्रो लेवल की जो कोडिंग वगैरह करनी है, आपको ऑफिस से एक लैपटॉप मिल ही जाएगा, आप उसमें वो सारे काम कर सकते हो। रीज़न इसका ये है कि आपको थोड़ा बहुत अब एज ए स्टूडेंट अगर चीज़ें सीखनी है तो यहाँ पर एक बजट का भी कंस्ट्रेंट तो रहेगा। अगर आपका बजट जा ही रहा है 2-3 लाख रुपए ऐसे, तो फिर आप आराम से मैकबुक प्रो वगैरह खरीद सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर इनकेस आपको पैसे बचाना भी है, विंडोज़ पे चलना है और तमाम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम हमेशा हर चीज़ को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं ना, एक मनी कंस्ट्रेंट हमेशा आ जाता है, तो फिर आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शंस चूज़ करने होंगे जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 50,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1 लाख के बजट तक के लैपटॉप मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको ये टॉप 10 लिस्ट रहेगी। एक और मेरा एडवाइस है, आपको जनरली अच्छी कोडिंग करनी है तो इंटेल के प्रोसेसर पे ही जाओ। मैं कोई भी AMD राइजन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि एमुलेटर्स वगैरह अक्सर सपोर्टेड नहीं होते हैं, और कुछ IDEs जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड और ऐसे है ना, वो सारी चीज़ें भी अक्सर सपोर्टेड नहीं होती हैं। मशीन लर्निंग वगैरह में राइजन 7 के प्रोसेसर, राइजन के प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम एट ऑल। अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है तो सिर्फ उसके लिए खरीद सकते हो आप राइजन वगैरह। कोडिंग के लिए मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे जितना पता है, राइजन के प्रोसेसर उतने ज़्यादा सही नहीं लगते मुझे, और कोई भी प्रॉब्लम हो क्या है कि मतलब हमें सपोर्ट भी नहीं मिलता है। अब उसका आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो शायद रन ही ना हो पाए ठीक से। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगा, एंड्रॉयड एमुलेटर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है राइजन, उस पर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, तो आपको सीखना भी चाह रहे हो तब सीख ही नहीं पा रहे हो। फिर ऐसे 50-60 हज़ार के लैपटॉप लेके आप क्या कर रहे हो कि मेरे राइजन 7 मैंने लिया है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, लेकिन भाई मेरी कोडिंग ही नहीं कर पा रहा है, एक सिंपल। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं सारे लैपटॉप इंटेल के ही प्रोसेसर वाले लैपटॉप चूज़ कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं लिस्ट। सबसे सस्ता लैपटॉप ये है करीब 55,000 रुपीज़ का, ये है ऑनर मैजिक बुक X14। अब इसको देख के भाग मत जाना, मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न। इसका रीज़न
ये है कि मुझे इस बजट रेंज में सबसे अच्छे प्रोसेसर का लैपटॉप एकमात्र यही दिखता है आज की डेट में, और इससे सही मुझे कोई और परफेक्ट फिट नहीं लगता है। उसका और भी एक रीज़न है कि 16 GB रैम पे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप खरीद रहे हो, कोडिंग करनी है, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चलाने पड़ते हैं, तो उस केस में मिनिमम 16 GB रैम पर ही जाओ। अब इसमें बहुत सारे लोग का आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि भाई मुझे तो DIY करना है, लैपटॉप लेते ही मैं नया रैम अपग्रेड कर लूँगा। भाई रैम अपग्रेड करने से लैपटॉप की वारंटी भी चली जाती है विदिन 1 ईयर, अगर आप ये काम करते हो तो। इन केस अगर आपको एग्जैक्ट सेम लैपटॉप का ब्रांड अलग से प्रोवाइड कर दे तो बात सही है, उसी के सर्विस सेंटर से, फिर वहाँ पे एक्सपेंसिव भी वो पड़ जाता है। अब आप थर्ड पार्टी रैम इंस्टॉल किए तो आपकी वारंटी नहीं रहने वाली है, तो इसलिए ध्यान में रखो कि आप प्री इंस्टॉल्ड 16 GB रैम मॉडल पे ही जाओ। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सब में 16 GB रैम लगी है। एक सबसे लास्ट वाला लैपटॉप उसमें नहीं लगा है, लेकिन उसका रीज़न है, वो भी मैं बताऊँ। ऑनर मैजिक बुक X14, इसका 15 इंच वाला वेरिएंट भी आता है। दोनों में से आपको जो भी स्क्रीन साइज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ जा सकते हो। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये 2023 मॉडल है, इसमें इंटेल का कोर i5 1240H प्रोसेसर लगा है। अब ये जो 1240H वाला प्रोसेसर है ना, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, हाई परफॉर्मेंस का, इंटेल की तरफ से आने वाला। अब 12 और 13th जनरेशन में कुछ खास फर्क नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी है ये बात, इंटेल वर्सेस AMD। वो जाके आप देख लेना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर का लैपटॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। 2023 में आप अपने पैसे भी बचा लोगे इस तरह से, और इसमें आपको IPS डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है। तो ये मेरा एक सबसे सस्ता पिक रहेगा। इनकेस अगर आप किसी ऐसे टायर 3 सिटी वगैरह से बिलोंग करते हो, जस्ट अवॉइड इट, इससे लैपटॉप को पूरी तरह इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो तो जस्ट गो फॉर इट, आपको सर्विस वगैरह ठीक ठाक सी मिल जाएगी, बहुत अच्छी। डेल के जैसी तो नहीं मिलने वाली है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। इस वजह से मैं सबसे सस्ते बजट में इसे रिकमेंड करता हूँ। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहूँगा डेल इंस्पिरॉन 3520। इसमें जो प्रोसेसर लगा है इंटेल का कोर i5 12135U वाला प्रोसेसर लगा है। U सीरीज का प्रोसेसर है, और इसको यहाँ पे रखने का एक रीज़न था 1 TB की हार्ड ड्राइव और 256 GB की SSD, तो आपको बहुत स्टोरेज मिलेगी। अगर आपको वेब डेवलपमेंट पार्टिकुलरली करना है, HTML CSS या फिर ऐसा कोई जैसे वर्डप्रेस वगैरह भी अगर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको हो सकता है 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए हो। तो हो सकता है कि आपके यूज़ केस में प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो आपको एक स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको 1 TB का हार्ड ड्राइव का फ़ायदा हो जाएगा वहाँ पर। और ये लैपटॉप अगर आप खरीदते हो तो आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आपको अच्छे लेवल की कोडिंग करनी है तो इसे अवॉइड करना। U सीरीज़ के प्रोसेसर उसके लिए आइडियल नहीं है, लेकिन वेब डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट रहेगा। आपको अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी। तो ये डेल का लैपटॉप इसलिए मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ। 58,000 के बजट में काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा। विंडोज़ 11 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ Asus का VivoBook 15। ये अभी रिसेंटली लॉन्च्ड मॉडल है, i5 13500H सीरीज के प्रोसेसर के साथ में आता है। इस लैपटॉप का एक मेजर ड्रॉबैक है, इसका डिस्प्ले वैसा IPS वगैरह नहीं है। इसमें आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर नहीं दिखाई देने वाले। अब एक बात मुझे यहाँ बताओ आप कि अगर आपको सच में सीरियसली कोडिंग करनी है, एक विजुअल स्टूडियो कोड का ब्लैक सा स्क्रीन आपके साथ में डार्क मोड पड़ा रहेगा, तो उसमें कौन सा आप बहुत बड़ा कलर देख रहे हो। तो इसलिए आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। इसका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। i5 13500H प्रोसेसर लगा है, काफ़ी सही सा प्रोसेसर है ये, और इसमें 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है। 12 कोर 16 थ्रेड होते हैं, तो काफ़ी अच्छा शानदार सा प्रोसेसर है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है, और इसके साथ इसमें Iris Xe का भी सपोर्ट है। विंडोज़ 11 MS ऑफिस भी दिया हुआ है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी आपको मिल जाता है, तो रात में बैठ के अच्छी खासी आप इसमें कोडिंग कर पाओगे। अब ये लैपटॉप आपको तब खरीदना चाहिए अगर आपको थोड़ा डेटा एनालिसिस सेक्टर में जाना हो, क्योंकि आपको ठीक ठाक सा ग्राफिक सपोर्ट भी मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसमें प्रो लेवल तक की चीज़ें कर पाओगे, डेफिनेटली इसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं यहाँ पर सेंट्रिक ये कर रहा हूँ कि आप ऐसे CS के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के, और आपका ऑलमोस्ट सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और आपको एक लैपटॉप चाहिए अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर आप बीटेक में एंट्री लेने वाले हो, तो उस केस में भी आप ये वाली चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। आपको आराम से इसमें सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, और इससे आप शुरू कर सकते हो अपने कोडिंग की जर्नी, या फिर आपको डेटा एनालिसिस वगैरह करनी है तो वो चीज़ के लिए भी। अगला लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ HP की तरफ से, HP का DV2014TU। ये थोड़ा पुराना लैपटॉप है, लेकिन 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है। इसमें आपको 1235U वाला प्रोसेसर मिलता है। तो अगेन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये वेब डेवलपमेंट ओरिएंटेड लैपटॉप हो जाएगा, जिसमें आप ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़े फ्रंट एंड वर्क कर पा रहे हो, या फिर आपको बैक एंड टास्क बहुत हैवी टास्क डालने हैं।
तो उस केस में भी इसे अवॉइड करना। लेकिन आपको जस्ट सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है या फिर एक ब्यूटीफुल CSS डिज़ाइन वगैरह करना है, ऐसे केस में आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। बैकग्राउंड टास्क हो सकता है बहुत सारे रन हो आपके, लेकिन हो सकता है एक्टिव टास्क काफ़ी कम हो, तो उस केस में ये 1235U वाला प्रोसेसर उसे हैंडल कर लेगा। और यहाँ पर ये जो है ना प्रॉब्लम क्या है, राइजन में ये चीज़ें थोड़ी सी कम पॉसिबल होती हैं। यहाँ पर आपको इंटेल में परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी कोर्स का ऑप्शन मिल जा रहा है अभी हमारे 12th जनरेशन और 13th जनरेशन में, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा IPS डिस्प्ले भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे वेब डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो तो अच्छे कलर्स भी दिख जाएंगे आपको। और आपको आयरिस XE का सपोर्ट मिल ही रहा है, विंडोज़ 11 का भी सपोर्ट मिल रहा है, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, MS ऑफिस सब कुछ मिल रहा है। तो जैसा कि ASUS VivoBook, मैंने दोनों का यूज़ केस भी यहाँ पर आपको बता दिया है। इसमें आपको बैक एंड टास्क ज़्यादा हैंडल करने हैं, आप सिर्फ एक विजुअल स्टूडियो कोड खोल कर बैठे हो और उसी में काम करते हो दिन भर, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको ज़्यादातर एक ब्लैक स्क्रीन पे काम करना है, डार्क मोड में या वाइट मोड में। लेकिन अगर आपको CSS डिज़ाइन वगैरह करना है, वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइन वगैरह, तो फिर आप इस लैपटॉप पे जाओ, दिस इज़ परफेक्ट ऑप्शन। 70,000 के बजट में, ऑलमोस्ट 66,000। अगला लैपटॉप मैं जो बताना चाहता हूँ ये भी 70,000 के ही बजट का रहेगा। अब मान लो कि आपको थोड़ा सा ना वेब डिज़ाइनिंग को भी एडवांस करना है और आपको जो है थोड़ा अच्छा बैक एंड टास्क वगैरह भी हैंडल करना है, तो आप HP का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, EG2091TU। इसमें i5P सीरीज वाला प्रोसेसर मिल जाता है 1240p। इसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस स्कोर और एफिशिएंसी का दोनों का बैलेंस मिल जाता है, और साथ में आपको ये 15 इंच का लैपटॉप है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर आपको जैसे 14 इंच पसंद ना हो तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप इसे भी प्रीफर कर सकते हो। IPS डिस्प्ले आपको इसमें भी मिलता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD आपको इसमें मिल ही रही है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी सही रहने वाला है। 70,000 के बजट में एक और भी अच्छा सा लैपटॉप ये भी है, ASUS का VivoBook 14 OLED। अगर आपको थोड़ा और भी अच्छा डिस्प्ले चाहिए, काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करने और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए तो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी i5 1235U वाला प्रोसेसर मिलता है। बहुत ही हाई लेवल की इसमें कोडिंग आप एक्सपेक्ट मत करना। हाई लेवल से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल यूज़ केस दूंगा कि जस्ट इमेजिन कि मैं रिएक्ट डेवलपमेंट में जैसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ, उसका एग्जांपल ले लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग में। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक साइडबार JS है, साथ में एक इंडेक्स JS है, साथ में एक राइट नेविगेशन JS है, या फिर एक आइकन बेस्ड JS है, कोई भी, ये सारी जावास्क्रिप्ट। अभी इन सबको एक साथ खोल के रखना है, एक नहीं मुझे 3-4 टर्मिनल भी खोलने हैं। अब इस केस में क्या है, मेरे पास ना एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में एक परफॉर्मेंस कोर भी हैंडल करने लायक होना चाहिए, तो वहाँ पर इसका यूज़ केस काफ़ी अच्छा सूटेबल बैठता है। तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, ASUS VivoBook 14 OLED। और इसमें आपको अच्छी खासी स्क्रीन भी मिल जाएगी, वो भी 2.8K रेजोल्यूशन की, तो आपके मल्टीमीडिया को टास्क को भी हैंडल कर लेगा। कोडिंग करते करते थक गए हो और आपको एक अच्छी सी मूवी देखनी है, तो OLED डिस्प्ले पे देखने का वो अलग मज़ा होता है। तो एनीवेज 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आता है इसमें, और आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, तो उसकी वजह से जो स्क्रीन एरिया है ना वो भी थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लाइंस एक साथ देख सकते हो, जो कि हो सकता है कन्वेंशनल 16:9 के रेशियो में आपको कम दिखे। अब यहाँ भी आपको 16 GB का रैम का सपोर्ट मिल ही जाता है, 512 GB SSD भी मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी सही चॉइस रहेगा और वेट वगैरह भी ठीक ठाक सा है। अब अगले जो बजट कैटेगरी है वो है ऑलमोस्ट 80 to 90,000 वाली, और इसमें मैं आपको अब अगले लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो आपको बहुत सारी APIs हैंडल करनी है, जेसन स्ट्रक्चर है आपके पास ढेर सारा, और अब साथ में आपको अपने उसी रिएक्ट JS वाले चीज़ों को फिर से उसके साथ कंपाइल करना है। API रिक्वेस्ट्स भी बहुत सारी चल रही हैं, तो ये सारा यूज़ केस एक साथ बैठता है। अब इस केस में हमारे पास और भी परफॉर्मेंस हैंडल करने के लिए अच्छा सा प्रोसेसर होना चाहिए, तो अब i7 मैंडेटरी हो जाता है। तो i7 यहाँ पर इस लैपटॉप में लगा हुआ है, HP का DV2015TU। इस लैपटॉप पे आपको कोर i7 मिलता है, लेकिन जो i7 है वो 1255U वाला है। जैसा कि मैं बता रहा था, आपको अच्छी एफिशिएंसी भी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाएगी। इसमें 4.7 GHz तक इसका जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जाता है, साथ में इसमें IPS डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है, आपको आयरिस XE भी मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पिक किया है। लिंक वगैरह को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक ढंग की कोडिंग करनी है आपको, तो ये वाली चीज़ें खरीद लो। आपको ये जो सारा आर्किटेक्चर मैंने बताया ना कि आप रिएक्ट का एक ऐप बना रहे हो जिसमें API रिक्वेस्ट भी हैं, जेसन भी है, तो डेटा भी कहीं से फेच हो रहा है, बैकएंड में डेटा आ रहा है, आपको एक लेट्स इमेजिन कि आपको एक ग्राफ व्यू भी बनाना है, या फिर आपको कोई एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है। उन सब केसेस में ना ये काफ़ी सूटेबल रहेगा इस तरह का हार्डवेयर, जहाँ पे आपको सारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ऑप्शन मिलता है। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ, ASUS का VivoBook S15।
ये थोड़ा आपकी कोडिंग को और भी अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। इसमें कोर i5 13500H लगा हुआ है और ये काफ़ी शानदार सा प्रोसेसर है। और फॉर दिस प्राइस, मतलब ये 86,000 के बजट का लैपटॉप है, आपको एक लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है। इसमें जो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है डेफिनेटली ये 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक है, लेकिन ये एच सीरीज़ का प्रोसेसर है, 12 कोर होते हैं इसमें, और इसमें आपको LPDDR5 रैम भी मिलती है। तो यहाँ पर जो रैम प्रोवाइड की गई वो भी काफ़ी फास्ट है। साथ में डिस्प्ले तो अच्छा है ही, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला एक OLED डिस्प्ले, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह काफ़ी अच्छा है, 0.2 मिलीसेकंड का, और 600 निट्स की ब्राइटनेस है, और काफ़ी अच्छा से यहाँ कलर गैमेट भी दिया गया। इवन आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी तो भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल अभी कोडिंग पे बात करते हैं। तो कोडिंग के लिए भी ये काफ़ी सही रहने वाला है। आप इसमें पाइथन स्क्रिप्ट्स वगैरह आपको बेसिकली रन करनी है, तो या फिर मशीन लर्निंग जैसे कोई भी चीज़ें सीखनी है आपको, तो ये एच सीरीज़ वाले प्रोसेसर काफ़ी सही रहेंगे। तो जैसा कि मैंने ऐसे ही बता दिया ना कि मतलब आपको जस्ट वेब डिज़ाइनिंग करनी है, एक रिएक्ट मॉड्यूल बनाना है, या फिर इसी तरह के काम करने हैं, तो आप यू सीरीज़ पे जाओ। पी सीरीज़ दोनों थोड़ा मिड वे में चला जाएगा, मतलब कि आपको हल्का फुल्का सा ये मशीन लर्निंग वाला काम करना है और फिर उसको एक फ्रंट एंड प्रोवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पर मोटिव ये हो गया कि मैं एक तरह से फुल स्टैक डेवलपर की ही बात करने लग गया हूँ, लेकिन आप वो देख लेना कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो एच सीरीज़ जो है, अगर आप पूरी बैक एंड वाले बंदे हो तो आप एच सीरीज़ पे ही जाओ, फ्रंट एंड वाले बंदे हो तो बिल्कुल यू सीरीज़ पे जाओ, और अगर आपको सब कुछ कंबाइंड चाहिए तो पी सीरीज़ पे जाओ। अगला लैपटॉप है HP का पवेलियन प्लस 14EH0024TU, काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, 93,000 के बजट में चला जा रहा है। तो ये काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा अगर इनकेस आपको बहुत ही और भी अच्छा सा इंटेंसिव कोडिंग वगैरह करनी है। ये है i7 12700H के साथ में, काफ़ी तगड़ा सा प्रोसेसर इसमें लगा है, लेकिन हाँ रैम एसुस जैसे फास्ट नहीं है। तो आप इन दोनों में ना डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ना, ये i7 12700H ऑलमोस्ट सेम सा है। यहाँ पर 14 कोर होते हैं, इसमें आपको कोर थोड़े से कम मिलेंगे, सिर्फ 12 कोर मिलेंगे, इतना सा ही फ़र्क है। बाकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना ऑलमोस्ट सेम टू सेम जा रही है, और 18 MB की कैश यहाँ मिलती है, और इस i7 वाले में 24 MB की कैश मिलती है। ये थोड़ा सा ही फ़र्क है प्रोसेसर में। अगर आपको हल्का सा ज़्यादा टास्क करने हैं तो ये वाले पे चल जाओ, HP पवेलियन प्लस पे, नहीं तो आप Asus वाले से भी काम चला सकते हो। हालांकि डिस्प्ले के मामले में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ भी आपको 2.8 के रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज़ का है, और ब्राइटनेस थोड़ी Asus वाले से कम है। तो आपको थोड़ा इस तरह से सोचना पड़ेगा, और देख सकते हो मतलब आपको जिसका डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आप उसके साथ जाओ, या फिर आपको जैसे 15 इंच में ख़रीदना है तो आप Asus को प्रेफर कर सकते हो, या फिर 14 इंच में ख़रीदना है तो आप HP का ख़रीद सकते हो। और Asus का VivoBook S14 भी आता है, अक्सर वो फ्लिपकार्ट पे मिला करता है। तो आपको 14 इंच में ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो भी मिल जाएगा। अगर फ्लिपकार्ट पे ना हो तो आप शोरूम वगैरह में देख लेना, वहाँ Asus VivoBook S14 अभी जो इंटेल के i5 13500H प्रोसेसर के साथ में आए हैं। और एक फाइनल लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, आपको किसी भी लेवल तक की कोडिंग करनी है या फिर कुछ भी करना है, मतलब मेरे ख्याल से ये खरीदना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ हैंडल हो जाता है इसमें। एप्पल का मैकबुक एयर 8 GB रैम है इसमें, ये 8 GB रैम वेरिएंट ही है। तो आपको जो भी यूज़ केस ये विंडोज़ के लैपटॉप 16 GB वाले कर रहे थे ना, उतना ये आराम से हैंडल कर लेगा, इवन उससे ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर लेगा। तो रैम इज़ नॉट अ बिग कंसर्न फॉर मैकबुक्स, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। बस यहाँ स्टोरेज के मामले में थोड़ा कम है, मुझे लगता है कि आपको कम से कम 512 GB वाला ही वेरिएंट लेना चाहिए। और डेफिनेटली एप्पल का मैकबुक एयर जो है ना M2 चिप वाला, इट इज़ नो डाउट द बेस्ट लैपटॉप, चाहे कोडिंग करनी हो या फिर आपको कोई भी अदर वर्क भी करने हो, सभी मामले में, इवन वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए भी तो काफ़ी सही है। अगर आपका बजट ऐसे जा रहा है क्लोज टू 1 लाख, गो फॉर दिस लैपटॉप ब्लाइंडली। इससे बेहतर आपको कोई विंडोज़ लैपटॉप परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। एक और आपका सवाल हो सकता है क्या मैकबुक एयर M1 वाले ले लें 70,000 के बजट में, 70 से 80 के बीच में वो मिला करते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह भी लगा दो तो अच्छा हो जाता है, वो 70 से 80 के बीच में पड़ जाता है। उसे मतलब मुझे लगता है कि शायद ना ही खरीदो तो बेटर है, क्योंकि हमारे पास अभी ना i5 13500H वाले प्रोसेसर के लैपटॉप भी आ रहे हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा चीज़ें करने को मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम सा मिलने वाला है, उसी बजट में वो भी मिल जाएंगे। तो आप उन्हें कंसिडर कर लो, जैसे कि Asus वाला। बाकी अगर आपको ऐसे मैकबुक्स ही खरीदना है तो आप डेफिनेटली मैकबुक एयर M1 वाला भी खरीद सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा M2 वाला खरीदो, आपका बजट अगर 1 लाख तक जा रहा है तो। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।